लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये Never depend on single income. Make investments to create a second source. और इसी वजह से हम आपके सामने लाए हैं लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। ये प्रोग्राम जिसमें मैं रवि नथानी आपके सामने रखता हूं वो बेस्ट शॉर्ट एंड मीडियम टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक मार्केट्स। आज के इस शो में हम बात करेंगे, आपके सामने एक कंपनी रखेंगे जिसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। क्या है ये कंपनी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी बड़ी है ये कंपनी, आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट में। पेंट्स और कलर्स की दुनिया में बादशाह रखने वाली कंपनी एशियन पेंट्स, जिसने 1942 में एस्टेब्लिश होने के बाद तरक्की के कई आयाम पार किए। स्मॉल इंडस्ट्रीज के तौर पर अपने बिजनेस का सफर शुरू करने वाली एशियन पेंट्स आज भारत की नंबर 1 और एशिया की नंबर 3 की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी ने अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ कंज्यूमर पर हमेशा ही फोकस किया। इसी वजह से कंपनी 1967 से कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। एशियन पेंट्स की कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में कंपनी का टर्नओवर 127.15 बिलियन है। कंपनी 17 देशों में अपना बिजनेस डायरेक्ट ऑपरेट करती है, जबकि 65 देशों में एशियन पेंट्स कई बड़ी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने डेकोरेटिव पेंट्स को 4 भागों में बांटा है, जिसमें वॉल फिनिशिंग, एक्सटीरियर वॉल फिनिशिंग, इनेमल्स और वुड फिनिशिंग शामिल है। एशियन पेंट्स ने ही कलर की दुनिया को कई भागों में बांटकर इसके दायरे को काफी बढ़ा दिया है। कलर्स वर्ल्ड, टीनिंग सिस्टम, होम सॉल्यूशन, पेंटिंग सॉल्यूशन सर्विस, किड्स वर्ल्ड, कलर नेक्स्ट, रॉयल प्ले, स्पेशल इफेक्ट पेंट्स, इन जैसे पेंट्स को कंज्यूमर के सामने पेश किया। एशियन पेंट्स के इनोवेटिव आइडियाज की वजह से ही कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। साल 2011, 2012, 2013 में फोर्ब्स ने दुनिया की 50 टॉप कंपनियों की लिस्ट में एशियन पेंट्स का नाम दर्ज किया है। 2013 की कोटिंग वर्ल्ड की जारी कंपनीज रिपोर्ट में एशियन पेंट्स को 13वां रैंक दिया गया। 2011 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड बेस्ड गवर्न कंपनी के लिए दिया गया। अब कंपनी का विजन है कि उसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर किया जाए, और कंपनी उस तरफ अग्रसर भी हो चुकी है। एशियन पेंट्स इंडिया की जो लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है, उन्होंने एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। यू नो, अ लो बेस इफेक्ट और डिमांड में पिकअप इन अक्रॉस geographic aided is improved performance. Recovery in the industrial coating business after a subdued performance for the past several quarters have all helped the overall showing performance of the company. International business was mixed with the business in Caribbean, UAE, Singapore and Bangladesh doing absolutely very good.
उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी, तकरीबन 20%, एंड 18% ग्रोथ इन द रेवेन्यूज फिर भी उन्होंने सस्टेन किया. फर्म हैड मेंटेन्ड कॉस्ट लिमिटेड एक्सपांशन, और 16.17% ऑपरेटिंग मार्जिन जो रेस हो गए थे तकरीबन 30-30 बेसिस पॉइंट्स की. बिजनेस एनवायरनमेंट हैज इंप्रूव फॉर द पेंट कंपनीज. ये आज जो शो के लिए मैं आया हूं आपको यही कहने के लिए कि एशियन पेंट्स जून क्वार्टर रिजल्ट्स हैज आल्सो कैप्चर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड home improvement business Sleek, a small branded modular kitchen business with a good growth potential. During the quarter, Asian Paints also acquired SS Bathroom Products, a prominent player in the bathroom products and accessories. It's also stepped up the sales in the segment of wallpapers. The company intended make a newly entered categories as sustainable categories possible with a mix of organic and inorganic expansion. Expansion into kitchen and bathroom accessories seems to be the step in the right direction for the company. Strategically, Asian Paints, with its size and brand equity, is well placed to leverage its distribution network to make a mark in the entire home environment space. For investors, a cash-rich and a steady growing company like Asian Paints offers an attractive and a safe avenue in the promising segments of consumption. Asian Paints के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है. इस पूरे एशियन पेंट्स को कवर करने के लिए मेरे साथ आज फिर से जुड़े हैं दो एक्सपर्ट्स जो स्टूडियो में हैं. एक एक्सपर्ट जो कलकत्ता में बेस्ड है. मैं कोशिश करूंगा आप इन तीनों एक्सपर्ट से बात कराने की. पहले मैं ले चलता हूं आपको कलकत्ता में, वहां पे सोनू जैन फ्रॉम जैन सोनू एंड एसोसिएट्स के साथ जुड़े हुए हैं. सोनू जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मुझे ये बताइए, एशियन पेंट्स कंपनी कॉर्पोरेट एज वेल एज द परफॉर्मेंस, कैसी है ये कंपनी? हाँ, सभी महान चीजें छोटे से शुरू होती है. इस कंपनी ने भी 1942 से अपनी छोटी शुरुआत के बाद एक लंबा सफर तय किया है. उस समय भारत में सक्रिय दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंट कंपनियों को लेने के लिए तैयार एक साझेदारी फर्म के रूप में स्थापित करने वाले 4 दोस्त से यह कंपनी की शुरुआत हुई. 25 साल के दौरान एशियन पेंट्स एक कॉर्पोरेट बल और भारत के प्रमुख पेंट कंपनी बन गई है. अपनी मजबूत उपभोक्ता फोकस और अभिनव भावना से प्रेरित यह कंपनी 1967 के बाद से पेंट बाजार में अग्रिम नेता रही है. आज ये भारत में किसी भी अन्य पेंट कंपनी के आकार में दुगुना है. एशियन पेंट सजावटी और औद्योगिक उपयोग के लिए पेंट की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है. सजावटी पेंट में एशियन पेंट सभी 4 क्षेत्रों में मौजूद है, अर्थात आंतरिक दीवारों की फिनिशिंग, बाहरी दीवारों की फिनिशिंग, एनेमल और लकड़ी फिनिशिंग. कंपनी ने यह रंग संसारों, डीलर, टिंटिन, सिंस्टर, होम सॉल्यूशंस, चित्रकला समाधान, सेवा, बच्चों की दुनिया, बच्चों के कमरे की चित्रकला समाधान में गहराई से अनुसंधान के माध्यम से एक नया आविष्कार किया. यह कंपनी का नाम उपभोक्ता अनुभव प्रदान करने के लिए सबसे आगे आता है. एशियन पेंट्स ने उपभोक्ताओं को रंग पर शिक्षित करने के लिए और कैसे यह अपने घरों को बदल सकते हैं, यह बताने के लिए मुंबई और दिल्ली में एक सिग्नेचर स्टोर की स्थापना की है. एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी है. 127.15 बिलियन के कारोबार के साथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है. समूह व्यावसायिकता, फास्ट ट्रैक विकास और शेयर धारक इक्विटी का निर्माण के लिए कॉर्पोरेट जगत में कंपनी की गहरी प्रतिष्ठा है. एशियन पेंट्स 65 से अधिक देशों में उपभोक्ताओं की सर्विसिंग दे रही है. दुनिया में 30 पेंट के साथ 17 देशों में व्यवसाय चला रही है. एशियन पेंट्स के अलावा समूह अपनी सहायक कंपनियां बर्जर इंटरनेशनल लिमिटेड, एप्को कोटिंग्स, स्किप पेंट्स और ट्यूमेंस के माध्यम से दुनिया भर में चल रही है. एशियन पेंट्स को 2011, 2012, 2013 में एशिया प्रशांत क्षेत्रों में कंपनियों की फोर्ब्स एशिया के फेब 50 सूची में शामिल किया गया था. फोर्ब्स ग्लोबल पत्रिका अमेरिका ने वर्ष 2002 और 2003 के लिए विश्व में 200 सर्वश्रेष्ठ लघु कंपनियों के बीच एशियन पेंट्स को शामिल किया.
हाँ, अंडर मुझे एक पुरस्कार से सम्मानित किया। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, आप अगर मैं ये जैसे कि ये स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोग्राम है, बेसिकली ये प्रोग्राम इन्वेस्टरों को बताता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। हाँ अगर जी, मैं हाँ आपसे जी। ये कहूं कि अगर हमारे कोई व्यूअर्स हमें देख रहे हो और अगर क्या कहना चाहेंगे विथ रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? हाँ, इस कंपनी की अगर हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड आय रुपया 12,714.81 करोड़ रुपए से, यानी कि 16.2% बढ़ी है वर्ष 2013 से 2014 में। पीबीडीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड एंड इनकम टैक्स जी 1997.9 करोड़ अर्थात 15.4% बढ़ी है अगर पिछले वर्ष से कंपेयर करते हैं 2013-2014 का। जी गृह सुधार बिजनेस लीग के अधिग्रहण के बाद ऑपरेशन पता में ये है इस कंपनी। इस वर्ष के दौरान 96.79 हिस्सेदारी बिल में बढ़ी है इस कंपनी की। इस वर्ष 4.20 रुपये प्रति इक्विटी शेयर्स अंतिम लाभांश अंकित मूल्य के 420% कंपनी ने दिया है इक्विटी शेयर होल्डर को। अच्छा, इस चीज से इक्विटी शेयर होल्डर अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इन्वेस्टर्स को ये एक सीख होगी कि ये एक कंपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। यस जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और भी दो एक्सपर्ट्स हैं हमारे शो में। हमारे साथ हैं उदय हेगड़े जो कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और दूसरे एक्सपर्ट हैं हमारे आकाश जैन जो एचकॉन ग्लोबल सर्विसेज से हैं। उदय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप मुझे इस कंपनी का ग्रोथ बताइए एनुअली बेसिस पे। व्हाट डू यू थिंक दिस कंपनी डूइंग विद रिगार्ड्स टू ईयर ऑन ईयर बेसिस? I think if you look at the company's financial for last 3-4 years, जी they've been growing at 15% odd. I think last year they grew at 16.2. And Okay. though the market अगर आप compare करने जाएगा, the market in tier 1 cities were not so great, and they did very well. Asian Paints जो company है, they did very well in tier 2, tier 3, they had double digit growth. So as a if you compare it for last 2-3 years, they've been going an average of 15 to 16%. Okay. And that is probably what is projected for next couple of years. And what do you have to comment on in international business? International business, I think they have recently done well. I mean, they also grown around 16 odd %. Of course, Egypt, they had some percentage. I mean, the business was not so great. Okay. But they have grown in Caribbean. They have grown in a couple of other countries like Africa and Latin America and Bangladesh. Okay. In Singapore, their percentage has increased by around 16%. अगर आप उनका international operation अगर आप उसका growth का percentage totally देंगे, is around 16% odd. It is probably in line with the Indian market. One. Secondly, अगर उनका टर्नओवर के परसेंटेज के हिसाब से आप टोटल टर्नओवर देखे जाएगा, देयर इज अराउंड 15 odd % टू द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी। ओके, प्रॉपर फाइनेंशियल नंबर्स के लिए मैं आप आकाश जी आपके पास आऊंगा। आप मुझे एक छोटा सा स्नैपशॉट दीजिए कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस का और कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस का। For the Q1 of FY15, the company registered year-on-year growth of 18%, Okay. out of which the volume growth was around 13%. The price-led growth was around 6%. ओके, I will like to add here कि decorative segment जो कंपनी का 80% revenue contribute करती है has performed really well and shown a double-digit growth. जी As far as investment methodology of Warren Buffett is concerned, the Warren Buffett has a concept called great businesses, good businesses, and gruesome businesses. करेक्ट। This company qualifies to be a great business model. Why? Because of the following factors. One is less dependence on the management. Second is powerful brands. Third is global presence. Fifth is high return on equity and a free cash flow company with high return on equity with strong brands. ओके, मैं कहना चाहूँगा कि कंपनी ने Q1 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस इन्होंने काफ़ी किए थे। FY14 में इन्होंने 6.25% प्राइस इंक्रीज किए थे और अगर हम अप्रैल से लेके अभी तक की समय की बात करें, इन्होंने 2.2% परसेंटेज प्राइसेस हाइक किए, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो समहाउ ऑफसेट हो जाता है। करेक्ट। इन्होंने एक नया सेगमेंट भी शुरू किया है किचन एंड बाथरूम्स का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्लीक बिजनेस, स्लीक करके जो ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया, एट प्रेजेंट इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड इन द किचन वेयर सेगमेंट। द कंपनी वांट्स टू बिकम अ टोटल होम सॉल्यूशंस कंपनी। तो एट प्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्लीक बिजनेस इज वेरी मिनिमल, बट गोइंग फॉरवर्ड with this acquisition and the recent acquisition of that bathroom products company makes us
confident that this company wants to become a total home solutions company. In the paint segment also, they are publicizing this segment as a service segment rather than paint as a product, with their good help on the website plus the color shops that they have across India. So if I emphasize the entire company is very much into paints. They have started with the kitchen accessories and bathroom accessories, as well as they have also started with wallpapers. So I want to say, सोनू जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, अगर कोई निवेश करता है इस कंपनी में जहाँ ये कंपनी चारों चीज़ों को इट्स अ वन स्टैंड सोल्यूशन फॉर द होम डेकोरेटिव, तो कंपनी की वैल्यूएशन जो आज 630 रुपए के आसपास चल रही है, वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल वैल्यूएशन होनी चाहिए FY15-16 में या आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी के इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। हाँ। क्योंकि क्वार्टर 5 फाइनेंशियल ईयर 2014-15 मींस क्वार्टर 1 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30 on consolidation of accounts of subsidiary and joint venture of Asian Paints, income from operation increased by 18.3%, and it has been increased up to 3,362.2 crores from 2,841.1 crores. In this recession situation, so that we can say that investors should not be fear and they should go ahead for this Asian Paints. PBDIT before exceptional items for the quarter increased by 19.8% to 556.5 crores as compared to 464.7 crores of the previous year. So it has also been increased. And net profit after minority interest for the quarter increased by 23.1% to 338.7 crores from 275.2 crores. So it seems that everything has been increased in this current scenario. So investors should go ahead, and the amount can be increased from 630 up to 800. So around 800 is the target what you expect for the short and medium term? Yeah. Okay, Akash ji, back to you again. As per the numbers were being discussed by Sonu Jain, what do you have to comment on this? The segment has shown terrific growth, especially in the decorative segment, plus industry coating segment has also revived. Surprisingly, that's a very good sign where Kansai Nerolic has a major presence. I would like to add a point here. As compared to its peers, the market share of the company is a leading market share company with a 53%. Followed by Berger Paints, which is around 17%, and unorganized market contributes around 20%. And this company is 4 or 5 times bigger than companies like Berger Paints, Kansai Nerolic. I would like to add a point in terms of return on equity as well. The company has a high return on equity of 33% vis-a-vis its peers like Berger Paints having 24% and Kansai Nerolic around 15%. In terms of operating profit margin, the company far exceeds these peers as well. So on the valuation front, the company deserves a premium multiple. At present, the company trades at a 45 PE multiple on FY14 earnings. Going forward, I estimate the earnings to grow at a CAGR of 18%, which brings the EPS to rupees 20 for FY16. And if we assign a multiple of 45 times to a EPS of rupees 20 for FY16, the stock valuation turns out to be rupees 900 for FY16. Okay, so you are talking about a very sustainable, recovery in the stock prices in the span of 3 years, yes. In the span of 2 years. Okay, Uday, I will go back to you. You being a corporate expert, you being in the industry, you understand the industry very well. How you have to talk about the peers of the company? Basically, I'm talking about Asian Paints, Berger Paints, ExxonMobil, and Kansai Nerolac. All these 4 companies, as Akash has already been said, that 53% is the market capital by the Asian Paints. How about the other companies? Are they actually doing well in their own business, or Asian Paints is just a remarkable story? I think last year has been a tough time, but I think if we compare to Nerolac, they also have gone around 16% odd. And they are mostly into industrial products, while Asian Paints is more into decorative, they are into emulsion. अब ये बताइए, कंपनी रॉ मटेरियल्स भी देती हैं अपने पेयर ग्रुप्स को, उसमें उनका सेल्स एक्सपेक्ट का ग्रोथ ज्यादा होगा कि उनका लोकल सेल्स जो मार्केट स्टेबिलिटी है, मार्केट में जो इनकी अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होगी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सोनू जी, शायद किसी तकनीकी कारण हम उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा इसके बात करने के लिए. आकाश, आई एम कमिंग टू यू. एशियन पेंट्स एक
तो वो पेंटिंग बिजनेस है उनका। उन्होंने अभी हाल ही में एक नई होम सॉल्यूशंस के लिए, जैसे वॉलपेपर्स हो या किचन मॉड्यूल्स हो या बाथरूम एसेसरीज हो, वो भी उन्होंने किया है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उनके रॉ मटेरियल्स की जो वो दूसरी कंपनीज को देते हैं। वो सेल्स एक्सपेक्ट करेंगे हम ज़्यादा, बिकॉज हमारे इस गवर्नमेंट में ये कहा गया है कि 100 स्मार्ट सिटीज आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस and the infrastructure is going to be at the peak, so certainly infrastructure's end of the finishing will be painting business. पहले हमने हमने स्मार्ट इन्वेस्टर में सीमेंट की बात की, हमने बैंकिंग की क्षेत्र में बात की, हमें ऑटो की बात की, इस बार हम आपके सामने पेंट्स लाए हैं। तो जाहिर है ये पेंटिंग इंडस्ट्री इज द एंड ऑफ अ फिनिशिंग प्रोडक्ट बेसिकली। अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे एशियन पेंट्स का रॉ मटेरियल का भी जो सेल है वो ज्यादा बूस्ट होगा कि उनकी सेल्स ज्यादा बूस्ट होंगे, मेरा ये मानना है। Overall sales of the company will get a boost. I would like to highlight here, after the budget with the emphasis on smart cities and housing projects, the company will see a super growth, a multiplier growth in the next few years. Secondly, this company has a competitive advantage as with regards to its peers. The company is very big in size as compared to bigger, like 4 or 5 times. So company can spend heavily on advertising to gain market share. Plus the company has good amount of brands which are able to penetrate in the market at very ease. And every consumer knows what Asian Paints is all about due to its quality and its reasonably priced products. Very true, very true. Asian Paints is a company where everybody knows about what company is all about, and if paints has to be been done, Asian Paints is the only name which comes to the mind. Sonu Jain is back with us. Sonu, I was asking you a question. Asian Paints has two businesses. One is they are selling of paints, and other is supplying raw material to the peer leaders, peer group companies. What do you think? Which sale would increase more in coming coming years ahead? Whether the raw material business will do well for the company or just the painting business will do better for the company? No, actually, painting business will be better for the company compared to the raw material supply. And the company on 14th May 2014, Asian Paint has entered in a binding agreement with ESS Bathroom Products Private Limited also. And it's promoted to acquire its front-end sales business, including brands, networks, sales infrastructure, subject to satisfaction of certain conditions, precedents and applicable statutory approvals. And the company has got so many awards, so many recognitions due to this paints business, not the supplying of raw materials. So I think paints business is more, remunerative for this. It was included in Forbes magazine, like Asia Fab's 50 list of companies in 2011, 2012 and 2013 also. Okay. And it is ranked as 13 among the top paints company in the world by Coating World's Top Companies Report 2013, July issue. Okay. Akash, what you have to comment about the capacity of the company? The capacity of the company is around 8 lakh tons and the capacity utilization is around 80%. If the monsoons do well, as we are seeing in the last 2 weeks, the monsoons are slowly picking up, and if the rural income picks up, the utilization rate might go up to 85-89%. Secondly, they are planning a capex of rupees 5 billion to expand their capacity at places like Rohtak and Ankleshwar. That would take up their capacity from 8 lakh tons to a 1 million ton capacity. So I feel definitely on the production side, plus the demand will contribute to the sales. And एक चीज़ है जो मेरे जहन में आ रही है और वो मुझे थोड़ी सी तकलीफ पहुंचा रही है, वो ये है जो हमारी राइजिंग इन्फ्लेशन है, हमारे जो रॉ मटेरियल फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसकी वजह से हमेशा मार्जिन्स में एक बड़ा सा स्टीप फॉल आता है कंपनीज के लिए। इसके बारे में आप सोनू जी आप क्या कहना चाहेंगे? इन्फ्लेशन कितने हद तक इम्पैक्ट करेगा कंपनी की परफॉर्मेंस को? इन्फ्लेशन से सभी कंपनी बच नहीं पाई है, सभी कंपनी को कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है, लेकिन ये कंपनी इन्फ्लेशन जो इतना साल से चला आ रहा है रेसिशंस के पीरियड में, तो भी तो ग्रो कर रही है। इसकी हर चीज में रिमार्केबल प्रॉफिट ले लो, इनकम ले लो, टर्नओवर ले लो, सभी में रिमार्केबल इंक्रीज है। तो ये रेसिशन, ग्लोबल रेसिशन को देखते हुए भी ये कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है। Okay,
everybody is saying the same thing. The company is doing absolutely great guns. You know, Uday, I will come back to you. Same questions. What do you think? Inflation कहाँ कितना हद तक company को affect करेगा? Inflation, if you go to, they have been increasing the price. Last year, they have increased around 6% odd. In last 2 months, they already increased by 1.5% odd. So I think they are countering that by increasing the prices to one extent. I don't think that much difference will be inflation अगर आप पकड़ते हैं. I mean, I think what a negative aspect is today is the rains, monsoons one, and probably the economy really picking up to what we are really thinking. Today there is a positive environment in the industry, but will this actually turn into business? We are talking of smart cities, we are talking of a lot of growth opportunities, but it will not happen probably in next 4 to 6 months. So I'm not saying there is a potential, there is a huge potential, but I think for next 6 months, you know, there are a lot of factors like monsoon and international crisis. Today it's happening in the Gulf region. And these people are present right now in Africa, they're present in Egypt and all. Correct. But I think you have to factor into all of that, then you probably can take a call. One magical number from your side. What do you think, what will be the target for the company in short term to medium term? I think we can target on 850 odd in next 1.5 2 years. Okay, you know, Jane, Sonu Jain is also with us. Sonu, one last question to you. What do you think about the target for short term and medium term? Short term and medium term regarding the investment in equity or this company. What do you want to know from me? No, that's very true that investors should be invested in this company for a longer span of time. But if there is a target, currently the stock price is trading at 630 rupees. If anybody has to invest for a short or medium term target, say about for 6 months, what is an expected target in your mind? For 6 months, it can go up to say 700 because in this scenario the rate is 630. So in near future it could be say 700 within 6 months. 700. The investor should buy this. Thank you very much, Sonu, for joining us. We will certainly get back to you if there is any other queries from us. Uday, you know, you have already been said that 850 is a target. Akash, this is something very important from your side. Financial analysts, fundamental analysts always come up with jumpy numbers for years to go ahead. What do you think? क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में क्या टारगेट होनी चाहिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए और अगर कोई इन्वेस्टर है तो क्या टारगेट सूची होनी चाहिए? For a short-term trader, the price target would be around 750 rupees, and this would be by say Jan 2015 after the September-December quarter results are out, because this is the period when the most of the company sales would take place. Secondly, the long-term target would be around 900 rupees, and I recommend investors that they should have this company for a longer period beyond 2 years. They should have this company for say 10 to 20 years. Because this company has all the features of being a great company. Very true. This company has all the possible features. ये एक कंपनी जो मैं आपके सामने लाया हूँ, एशियन पेंट्स, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होनी चाहिए. आप शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडर हो तो जाहिर है आप इसे अक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 750, 700 जो भी है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम बिकॉज दिस कंपनी इज डूइंग ग्रेट गन्स. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दोनों एक्सपर्ट्स का जो हमारे साथ आज जुड़े थे. फिलहाल मैं आज इस कंपनी के लिए यहीं तक सहमत करना चाहूँगा क्योंकि जितनी भी मैं कोशिश करूँ इस कंपनी की बात करने के लिए मुझे समय कम पड़ ही जाएगा. नेट मैं यही कहना चाहूँगा अपने सारे इन्वेस्टर्स को, दिस टाइम आई हैव एशियन पेंट्स फॉर यू. इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड विद अ टारगेट ऑफ 750 एंड अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 900. फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त. दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार ठीक 5 बजे. नमस्कार.